A Pakistan-based company placed an order for an inventory item on Yukam February 2025 to its USA supplier. तो हम परचेजेस कर रहे हैं. The inventory was received on 31 मार्च 2025. इन्वेंट्री किस दिन रिसीव हुई है? 31 मार्च 2025 को. तो 31 मार्च 25 को इन्वेंट्री रिसीव हुई है. इन्वेंट्री डेबिट. The company made the following payments. 1.4 की पेमेंट हुई है. 1.4 की पेमेंट हुई है. ऐसा ही है. पेमेंट डॉलर्स में कितनी हुई है? यानी कि इन्वेंट्री आइटम हमने कितने का लिया है? 1.4 मिलियन डॉलर का. 1.4 मिलियन डॉलर का. अच्छा. द कंपनीज फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 30 जून. द एक्सचेंज रेट ऑन 30 जून वॉज 258 पर यूएस डॉलर. अच्छा, मुझे पहले 31 मार्च 25 की आप एंट्री करवाएं. 31 मार्च 25 की एंट्रीज करवाएं. पेमेंट्स इन डेट्स को हुई हैं. एंट्रीज की वो लिखवाएं अंग्रेजी डिस्क्रिप्शन. इन्वेंट्री डेबिट. एडवांस कुछ दे चुके हैं जब हम फरवरी को. थोड़ा सा दे दिया था, थोड़ा सा दे दिया, थोड़ा सा दे देंगे. डन. अच्छा जी, अब मुझे बताएं, जिस दिन एडवांस दिया था, कैलकुलेटर पकड़ के बताएं, उस दिन 0.4 ज़रब 96 मिलियन थे. 0.4 डॉलर. तो ये 0.4 डॉलर असल में बनते हैं ना 4 लाख डॉलर, और ये बनता है 96 मिलियन. लेकिन बस 96 को अगर मैं 0.4 से डिवाइड करूंगा, जरा बताएं ये क्या आएगा? नहीं, ये क्या आएगा मैं पूछ रहा हूं, ये क्या आएगा? रेट. किस दिन का रेट? तो इस सवाल की एक ब्यूटी थी कि इसमें रेट्स मिसिंग थे. ठीक है. अच्छा, अब मुझे बताएं मैंने क्या एंट्री की होगी यकम फेब को. मुझे बताएं मैंने क्या एंट्री की होगी यकम फेब को. यकम फेब को मैंने क्या एंट्री की होगी? एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट. क्या मैंने एंट्री 96 मिलियन से की होगी या 0.4 इंटू 240 से की होगी? एक ही बात है. अच्छा, मुझे बताएं चीज कितने की है? चीज कितने की है? 1.4 मिलियन डॉलर की है. उसमें से ये फिक्स्ड एसेट वाला सवाल किया था क्लास में. थोड़े से पैसे एडवांस में दे दिए थे, थोड़े से पैसे अभी दे दिए, थोड़े. इसको पेमेंट शेड्यूल कहते थे हम, कि पेमेंट शेड्यूल पहले से बना के रख लो. सवालों में लिखा होता था ना 1.4 है, 60% इधर देंगे, 30% इधर देंगे. मिसाल दे रहा हूं. तो ये पेमेंट शेड्यूल बना हुआ है. अब मुझे बताएं 1.4 मिलियन डॉलर की मैंने पेमेंट की है, उसमें से 0.4 अभी कर दी थी. क्या मैं 0.4 इंटू 240 करके चेक कर लूं 96 ही आ रहा है? बोले ना, यही आना चाहिए ना. 0.4 डॉलर ज़रब 240, क्या जवाब आ रहा है? 96. तो एडवांस की एंट्री में मैंने जबरदस्ती 240 लाया हूं या मुझे पता चल गया 240 रेट था? यहां तक क्लियर हो गया. अब एडवांस को क्रेडिट मारें जल्दी भाई. ये इधर बैलेंसिंग निकालनी सिखाई हुई है मैंने. मैंने कहा था जब एडवांस आ जाएगा तो इधर बैलेंसिंग निकालनी है, स्पॉट रेट पे नहीं करना. बताएं एडवांस कितने से क्रेडिट करूं? 96 से. कैश कितना पे किया? 125. कैश कितना पे किया? 125. इस दिन रेट कितना था? 125 डिवाइडेड बाय 0.5, 250. अब मुझे बता दें कि ये जो 0.5 है ये पे कब हो रहा है? अगले साल. उस वक्त रेट क्या है मैं नहीं पूछ रहा आपसे, उस वक्त का रेट मैं नहीं पूछ रहा. मुझे बताएं 31 मार्च का रेट क्या था, स्पॉट रेट. तो बताएं इस दिन पे, ये पेबल पे होने वाले दिन की फिगर है या पेबल क्रिएट होने वाले दिन की फिगर है? कंपनी मेड द फही क्रिएट होने वाले दिन की नहीं है. वो ये देख ले 250 आ ही नहीं रहा. ये पेबल क्रिएट होने वाले दिन की फिगर नहीं है. द कंपनी मेड पेमेंट्स, ये पेमेंट्स की डेट की फिगर्स हैं. आप बताएं व्हाट इज द स्पॉट रेट एज पर दिस फिगर? 250.
आप क्वांटिटी बताएं, ये वाली क्वांटिटी 0.4 दे दी, 0.4 दे दी थी, ये दे दी और बाकी बच गई 0.5, जरा वो 125 ही आ गया, 132 तो नहीं आना था ना, वो तो उस दिन का था वो। आप बताएं बैलेंसिंग। तो ये लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल था, लेकिन इक्का दुक्का सवाल कोई ऐसा टफ डाल देते, पहली दफा उसने ऐसा टेस्ट किया। हाँ 30 जून वाले का करेंगे हम हमसे पूछा क्या हुआ माय डियर, हमसे पूछा बस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब अगर आपने वो रेट ले लेते हैं 258 का ले लेते हैं, उसका ऐसे कर लो। आ रहे भाई, आ रहे बैठे ना गुस्सा, मैं गुस्सा ही चढ़ गया कि एंट्री समझ नहीं में जा रहे हैं। अब पेबल को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारें। पेबल खड़ा किस पे हुआ है? 125 पे, और 0.5 ज़रब 258। पेमेंट तो बहुत ही बाद हुई है ना, पेमेंट तो अगले साल हुई है, पहले ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारें। इससे वर्सेस वाली कैलकुलेशन का पेबल निकल आएगा कि एक्सचेंज गेन आया या लॉस आया, लेकिन ये एंट्री उसने मांगी नहीं। और अगले साल क्या करेंगे? 31 मार्च को एंट्री होगी, एक भाई मुझे एंट्री करवा रहे थे 30 जून 25 को, और एक एंट्री होगी अगले साल 15 जुलाई 25 को। उसमें कैश कितने से क्रेडिट होगा? 132 से, और पेबल जितने पे खड़ा होगा वो डेबिट हो जाएगा। अच्छा चलें, सारी बातें छोड़ें। एडवांस किस दिन पे हुआ था? जुबानी याद होगी फिगर्स। यकम फरवरी 25, यकम फरवरी को एडवांस पे हुआ था। कितना पे हुआ था? 0.4 क्या? डॉलर। उसने रेट मिसिंग किया हुआ था, लेकिन अमाउंट दी हुई थी, 96 मिलियन रुपीस दिए हैं। तो इस तरह कर लेते हैं। अब रेट बैलेंसिंग आ जाना, एंट्रीज का फॉर्मेट तो आता है ना हमें। अब हम बीए तो नहीं कर रहे। 31 मार्च 25 को इन्वेंट्री आई, कुछ पैसे आपने पहले से दिए हुए थे, कुछ पैसे आपने दे दिए। जो दे दिए वो कितने हैं? 125 0.5 सही है। तो एंट्रीज करके कर लेते हैं। कितना आ गया बैलेंसिंग? 250। अब पेबल कितना रह गया डॉलर में? पेमेंट प्लान से उठाएं, पेबल डॉलर में कितना रह गया? 0.5। लेकिन ये तो पेबल डॉलर में पड़ा हुआ है ना। अब मुझे बताएं इसे किस रेट के ऊपर करते थे? किसी को याद हो पेबल को किस रेट पे क्रिएट करते थे? ईयर एंड पे कहां ले जाते थे मुझे नहीं पता। इस पेबल को किस रेट पे क्रिएट करते थे? 31 मार्च के रेट पे। वो फिर ये वाला ऐसे लिख के यहां लाना था। अब क्लियर हो गया सबको? हाथ खड़ा कर दें। इतना हक बनता है का टेस्ट करने का? नहीं सर। क्या चीज? किसको? हाँ बिल्कुल, जिस दिन एसेट मिला उस दिन रिकॉर्ड करेंगे। कमाल बात कर दी आपने, एक्सेलेंट, बिल्कुल यही करेंगे। ठीक है। आगे वो जो 30 जून का रेट था वो हम यूज करेंगे, लेकिन वो वर्सेस वाली कैलकुलेशन से यूज करेंगे अगर सवाल में एक्सचेंज गेन लॉस मांगा हो। लेकिन सवाल ने क्या मांगा था? इन्वेंट्री की कॉस्ट। तो कुछ लोगों को इस तरह देख के चीजें परेशान हो रहे थे, तो मैंने उनको फिर एंट्रीज करके समझाने की कोशिश कर दी है कि ये बैलेंसिंग आ जानी थी और ये बैलेंसिंग आ जानी थी, फिर यही वाली बैलेंसिंग यहां यूज हो जानी थी। चलिए थोड़ी देर शर्मिंदा वाले मुंह नीचे करके। सानू नहीं पता, इन्नी टेंशन पई हुंदी है उस वेले, उतो 10 मिनट देते सी। ओके, एक कंपनी चाहती है एग्रीगेट करे दो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को इनटू वन, बोथ प्रोड्यूस सिमिलर गुड्स, सिमिलर प्रोसेसेस। किधर है वो चैप्टर? IFRS 8। बोथ प्रोड्यूस सिमिलर गुड्स, हैव सिमिलर प्रोसेसेस, दूसरी लाइन पढ़े, हैव सिमिलर प्रोसेसेस एंड हैव सिमिलर कस्टमर
टाइप्स, तीसरी लाइन। However, one segment operates in higher risk political environment with significant higher volatility in cash flows. एनवायरमेंट ऐसा है कि वहां कैश फ्लोज का बहुत डिफरेंस है। तो मेरे ख्याल से अगर कैश फ्लोज का डिफरेंस है तो एवरेज ग्रॉस मार्जिन सेम हो ही नहीं सकते। तो इस वजह से ये कंडीशन वायलेट हो रही थी। तो नो, ड्यू टू सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन रिस्क एंड एनवायरमेंट दे कैन नॉट बी एग्रीगेटेड। याद रखिए जब कैश फ्लोज डिफरेंट हो जाएंगी तो मैंने कहा था दोनों का जीपी, बेकरी का जीपी भी 20% है, फलां का जीपी भी 20% है। तो इस वजह से वाज़े उसने लिख दिया था कि बिल्कुल हालात फारग हैं। हायर वोलेटिलिटी इन कैश फ्लो का मतलब कभी आसमान पे चली जाती है कैश फ्लोज, कभी जमीन पे आ जाती हैं। तो फिर ग्रॉस मार्जिन तकरीबन फ्यूचर में दोनों के बराबर नहीं हो सकते। मैंने कहा था 1-2% का फर्क हो जाए। वो लफ्ज लिखे हायर वोलेटिलिटी, करीब करीब वाला तो नहीं। मैंने कहा था 12% है 15% है, चल जाएंगे, कोई मसला नहीं। हायर वोलेटिलिटी। ओके, अंडर IFRS state which of the following criteria is not relevant for identifying an operating segment? ये तो आसान सा था। कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन। ये तो ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन पूछी थी। स्टोर स्पेस विद स्ट्रिक्ट ब्रांड रूल्स। हमारा एक स्टोर है, हाँ, जिसमें हमने जिनसे ब्रांड लिया हुआ है, ये जे डॉट वाले की सारी, जे डॉट वाले की तो दुकानें नहीं है, तो ये तो ब्रांड है, तो हम उनसे ब्रांड लेते हैं। उन्होंने बड़े रूल्स बनाए हुए हैं ब्रांड के, लेकिन लेसी स्टाफ को भी रखता है, लेसी ऑर्डर्स भी प्लेस करता है, सब कुछ वो करता है। तो आप बता दें अगले के रिस्ट्रिक्शंस लगाने से हमारी यूज की डायरेक्शंस खत्म हो जाएंगी या नहीं खत्म होंगी? नहीं खत्म होंगी। अगले के रिस्ट्रिक्शंस तो हल्की फुल्की लगा ही देते हैं, वो तो हमने कई सवालों में पढ़ी थी। उसने कहा था कि शिप को चलाना सिर्फ फलां मुल्कों में लेके जाना, ये हमने पढ़ा था। हमने कहा था कोई मसला नहीं, हमारे पास डायरेक्शंस हैं सारी यूज की, कोई मसला नहीं। यस, रिस्ट्रिक्शंस डोंट रिमूव कंट्रोल। रिस्ट्रिक्शंस है फिर भी कंट्रोल तो हमारे पास ही है। तो ये तो लीज और इज ए लीज और नॉट अ लीज, पता नहीं रिवाइज की हुई थी या नहीं आप लोगों ने। स्पेशल मशीन है, सब्सटीट्यूशन इसकी बेनिफिशियल नहीं है, यानी मशीन अनइंस्टॉल करके अब हम दोबारा इंस्टॉल करके दें, ये पॉसिबल नहीं है लेसर के लिए। तो क्या मशीन आइडेंटिफाइड है? यस, मशीन आइडेंटिफाइड है, क्योंकि सब्सटीट्यूशन इसकी पॉसिबल नहीं है। और अगर मशीन की जगह फोटोकॉपी मशीन होती फिर हो जाता। ये तो उसी के लिए जिसने लीज इज ए लीज और नॉट अ लीज पढ़ा हुआ है। रेंटल आपके फिक्स्ड है और 1% सेल है। 1% सेल को हमने कहा था आप कभी भी लीज लाइबिलिटी में नहीं डालते, इसकी बारों बार एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। इसका नाम क्या रखा था? वेरिएबल लीज पेमेंट्स। तो वेरिएबल लीज पेमेंट्स तो लीज लाइबिलिटी में नहीं जाती। हाँ, वो वाली वेरिएबल लीज पेमेंट्स लीज लाइबिलिटी में जाती हैं डेट डिपेंड ऑन एन इंडेक्स, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये सारी उन्हीं से बातें हो रही हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है साथ साथ, वरना तो फिर ऑब्वियसली जहन से चीजें निकली हुई हैं। ठीक है, लेकिन हमने नाम उसका वेरिएबल लीज पेमेंट्स रखा हुआ है अपने स्टैंडर्ड में। तो वेरिएबल लीज पेमेंट्स का बात नहीं बनती है और एलएल में कभी भी नहीं जाती। हाँ, सिर्फ जो इंडेक्स पे डिपेंड करें, ये इंडेक्स पे डिपेंड कर रही है या सेल पे डिपेंड कर रही है, तो लीज लाइबिलिटी में क्या जाएगा? फिक्स्ड ओनली। ऑल रेंट तो ये होगा, फिर ऑल रेंट तो नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, ये एलएल में नहीं जाता। आईडीसी में यही चीज है, ये चीजें तो आईडीसी में नहीं पड़ी थी। ये जो सफ़ा था आईडीसी की डेफिनेशन पेज 6 पे पड़ी थी। आईडीसी में ये चीज़ें जाती हैं बस। लीज पेज फिक्स्ड रेंट प्लस 5% एक्स्ट्रा इफ प्रोडक्शन एक्सीड 50,000। ये अगेन वेरिएबल लीज पेमेंट्स हैं। इन ईयर 1 प्रोडक्शन इज 70,000, तो हाउ इज 5% ट्रीटेड? 5% एक्स्ट्रा इफ प्रोडक्शन एक्सीड 5,000। आप बता दें इंक्लूड लीज लाइबिलिटी में करें या एक्सपेंस में डाल दें? इंडेक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। इंडेक्स तो कोई मार्केट के इंडेक्स है, वो तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। ये तो प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्शन यूनिट्स पे। तो ये वही है वेरिएबल लीज पेमेंट। ज्यादा यूनिट्स बनाओगे ज्यादा आपको जो है वो हम किराया दे देंगे। कुछ किराया तो देना ही देना है, लेकिन अगर ज्यादा यूनिट्स बनाओगे तो कुछ किराए का और हिस्सा भी तुम्हें दे देंगे। इसको कहां डालना है?
एक्सपेंस, हर साल ही बल्कि एक्सपेंस में डालना है, ईयर 1 क्या भाई, ये देख लें वेरिएबल लीज पेमेंट्स। ओहो, मेरे ख्याल से ना ये सफ़ा था हमारा डिलीट हो गया हुआ, मेरे ख्याल से सफ़ा नंबर 5 पे थी शायद। बहरहाल वेरिएबल लीज पेमेंट्स को एक्सपेंस में डालना होता है। ये इंडेक्स पे डिपेंड कर रही हैं या प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रही हैं? प्रोडक्शन या सेल पे डिपेंड करें बस, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमें 2 लाख रुपए एडवांस रेंट आया है, रिकॉग्नाइज्ड एज अ लाइबिलिटी, अनअर्न्ड रेंटल 2 लाख रुपए। फॉर टैक्स पर्पज इट इज टैक्स इमीडिएटली ऑन रिसीट। टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, टैक्स पे 0 होगी, टैक्स पे 0 होगी। इक्विपमेंट इज रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 12 लाख। टैक्स अथॉरिटीज डू नॉट एडजस्ट टैक्स बेस ऑन रिवैल्यूएशन। टैक्स वाले टैक्स बेस को एडजस्ट नहीं करते रिवैल्यूएशन की। व्हाट इज द टेम्परेरी डिफरेंस? 0 नहीं, 0 तो नहीं आएगा टेम्परेरी डिफरेंस, डिफरेंस कुछ ना कुछ तो आएगा। इक्वल टू सरप्लस, नहीं, एग्जैक्ट सरप्लस के बराबर भी नहीं आता, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। ये जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस, ये इस तरह नहीं होता कि देखें 10 रुपए की लैंड खरीदी, 10 रुपए की बिल्डिंग खरीदी, 2 रुपए हमने डेप्रिशिएट कर दी, 3 रुपए का सरप्लस आया। इधर 10 रुपए की चीज़ खरीदी और इन्होंने डेप्रिशिएट 5 कराया, तो डिफरेंस में सिर्फ सरप्लस आएगा या डेप्रिसिएशन भी एक वजह होती है? कुछ समझ आई बात? ये मैंने टी काउंट से बनाने की कोशिश की है। 10 रुपए का खरीदा, 2 रुपए डेप्रिशिएट किया, 3 रुपए सरप्लस आया, तो सरप्लस डायरेक्ट तो नहीं जाता डिफरेंस में, बल्कि डिफरेंस में तो डिफरेंस मेरे ख्याल से ऐसे निकलता है, कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस, ये तरीका होता है डिफरेंस निकालने का। तो टेम्परेरी डिफरेंस तो ऐसे ही निकलता है ना। ओके, और रिवैल्यू अपवर्ड हो रहा है, डिडक्टेबल नहीं आएगा, टैक्सेबल आएगा, ये फिगर बढ़ जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड पे आप कोई सवाल जाके देख लें, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं। वो तो पूरा सवाल अब चल रहा होता था, हमें पता नहीं चलता था। यानी इसकी बुक वैल्यू 70 है, इसकी बुक वैल्यू 50 है, और फिर आप डेप्रिशिएट भी करते थे, और फिर ये वाला असल में वो फॉर्मेट अलग चल रहा होता था। ये जो कैरिंग अमाउंट आती थी, ये वर्किंग वन से आती थी। कैरिंग अमाउंट आप कोई भी सवाल उठा के देख लें, सरप्लस नहीं आएगा। कोई भी IAS 12 का सवाल निकाल के देख लें, IAS 12 का सवाल डिफरेंस के कॉलम में, IAS 12 किधर है? ये एक मिनट, IAS 12 सादा सी बात है ना, मैं कह रहा हूँ कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के डिफरेंस में खाली सरप्लस नहीं होता, डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट भी होता है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब प्रैक्टिस के सवाल हैं, ये पास्ट पेपर के हैं। ये कोई सवाल हमारे सामने खुल गया, तो इस सवाल में रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है, ये 6 रुपये का सरप्लस आ रहा है। अब हमने जाके देखना है 2010 के साल में कि डिफरेंस में यही 6 रुपये आ रहे हैं। 2010 के साल में, 2010 के साल में डिफरेंस तो 23.14 आ रहा है, ये 6 रुपये तो नहीं आ रहे, पता नहीं क्या डिफरेंस आ रहा है। मैंने तो सादा सी बात बताने की कोशिश की, डेप्रिसिएशन की वजह से भी फर्क पड़ता है, खाली सरप्लस तो नहीं आता। रिसीवेबल से मुराद यहाँ डेटर था और उसकी प्रोविजन थी 20,000। मैंने क्लास में वैसे कभी वाजे तौर पे डेटर की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस आपको नहीं बताई, मैंने हमेशा प्रोविजन की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बताई है। लेकिन वो सवाल पूछ रहे डेटर की कैरिंग अमाउंट क्या है। भाई अकाउंटिंग वाले तो डेटर को नेट शो करते हैं बैलेंस शीट में, आपको पता है? अकाउंटिंग वाले बैलेंस शीट में डेटर को क्या शो करते हैं, ग्रॉस या नेट? लेकिन टैक्स वाले कहते हैं कि हमने प्रोविजन नहीं माननी। तो व्हाट इज द टैक्स बेस ऑफ रिसीवेबल? 300। अच्छा, हम क्या करते थे, हम इस तरह लिखते थे, हम डेटर नहीं लिखते थे, हम लिखते थे प्रोविजन 20 और
0। उसने प्रोविजन की टैक्स बेस मांगी है या डेटर की टैक्स बेस मांगी है? डेटर का कैरी डाउन, प्रोविजन का कैरी डाउन। अकाउंटिंग वाले टीचर FR1 की क्लास में डेटर कितने पे शो करते थे? टैक्स वाले कहते हैं हम ये माइनस नहीं करने देंगे, तो टैक्स बेस 300। वारंटी प्रोविजन कैरिंग वैल्यू 8 लाख, टैक्स डिडक्टेबल ओनली व्हेन पेड। ओहो, प्रोविजन फॉर वारंटी कैरी डाउन कितने? 8 लाख। ब्रॉड डाउन 8 लाख। उसमें से पेमेंट्स कितनी हो जानी है अगले साल? 5। बाकी 3 लाख की पेमेंट्स उससे अगले साल हो जाएंगी। तो वो पूछ रहा था कि वारंटी प्रोविजन है तो इसकी कैरिंग वैल्यू क्या है? 8 लाख, और इसकी टैक्स बेस क्या है? 0। ये तो गलत इंफॉर्मेशन दी थी, इसको तो कभी भी हमने क्लास में यूज नहीं किया कि अगले साल इतनी पेमेंट्स हो जानी है। हाँ, एक सवाल हमने पढ़ा था, वो मुझे पता है, 1 ईयर वारंटी मिली थी। उसमें मैंने कहा था कि 800 के अगेंस्ट अगर अगले साल सिर्फ 500 होनी है तो 300 को खुशी में ले जाएं। वो तो नहीं लिखा हुआ, कहीं लिखा हुआ है 1 ईयर वारंटी प्रोडक्ट है? नहीं। तो व्हाट इज द कैरी डाउन ऑफ प्रोविजन? जल्दी बताएं ना। इस 8 लाख के अगेंस्ट कितनी पेमेंट्स होनी है? बाकी 3 लाख फिर कभी हो जाएंगी। तो बस अल्लाह का शुक्र है, डिडक्टेबल इन फ्यूचर, डिडक्टेबल इन फ्यूचर 8 लाख है। 5 लाख इस साल माइनस कर लेंगे, 5 वो वैसे भी एक्सपेक्टेड है, पता नहीं अगली कितनी पेमेंट्स हो। तो डिडक्टेबल इन फ्यूचर तो पूरा 8 लाख है, 5 लाख तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। हाँ, अगर 1 ईयर की वारंटी होती फिर और बात है, तो 8 लाख पे आपने 25% लगा देना था। एक सेगमेंट एक्सीड करे रेवेन्यू थ्रेशोल्ड बट एज नेगेटिव प्रॉफिट। भाई जब रेवेन्यू का 10% टेस्ट पास हो गया है तो फिर प्रॉफिट चाहे नेगेटिव आए और एसेट्स चाहे बहुत थोड़े हैं आपके पास, 3 में से एक टेस्ट पास होना होता है ना 10% टेस्ट में। तो जब एक टेस्ट पास हो गया है तो इट मीट्स एनी ऑफ द थ्रेशोल्ड, तो इसलिए ये ऑपरेटिंग सेगमेंट है, रिपोर्टेबल है, बिल्कुल रिपोर्टेबल है। 2 सेगमेंट्स कैन बी एग्रीगेटेड ओनली, ये वाला है। विच आइटम मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इफ रिव्यूड बाय CODM? ये R&D नहीं, ये तो हमारे उसमें था ही नहीं, ये तो गलती से उससे लग गया। सेगमेंट EPS ये कोई नहीं था, हमने बस यही पढ़ा था मेरे ख्याल से, सेगमेंट लाइबिलिटीज विच इज नॉट एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर। लोन पेबल $US में है। ये जब लोन लिया तो रेट था 150, साल के एंड पे 160, लोन है इतना, एक्सचेंज लॉस कितना आएगा? कैश डेबिट लोन क्रेडिट 50,000 ज़रब 150, हाँ जी 75,100,000। अच्छा, ईयर एंड पे लोन पड़ा किस पे हुए और लेके किस पे जाना है? जी 5, डिफरेंस दोनों का मैंने तो डिफरेंस पूछा ही नहीं। 8,000। अब दोनों का डिफरेंस फंक्शनल करेंसी इज डिटरमाइंड बाय exchange difference from monetary item go to नहीं, प्लांट तो हिस्टोरिक, प्लांट तो ईयर एंड पे नहीं 160 पे आएगा अनलेस के रिवैल्यूएशन मॉडल हो, प्लांट तो उसी पे आएगा। एवरेज रेट, एक एंटिटी ने गलती से एवरेज रेट यूज कर लिए मॉनेटरी आइटम्स के लिए, भाई गलतियां तो फिर रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करनी पड़ेगी, ये तो IAS 8 का कॉन्सेप्ट था। तो गलती को सही करने का तरीका क्या है? हाँ नहीं, बस अगर आपने किसी साल गलत रेट यूज कर लिया तो फिर वो करेक्शन को आप सही करेंगे, रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। पिछले साल दोबारा, ये तो IAS 8 का सॉरी सवाल था, क्लोज करो। हाँ, इसलिए